मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव के नतीजों के पीछे की जो कहानी है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि नतीजे अप्रत्याशित हैं या बहुत चौंकाने वाले हैं, लेकिन मुझे तो कतई चौंकाने वाले नहीं लगे। इसलिए नहीं लगे क्योंकि मैं एक हफ्ते हरियाणा में ही था जब चुनाव चल रहा था। जिस तरीके से एक परसेप्शन बनाया गया था, दिल्ली में यही परसेप्शन था कि कांग्रेस बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से वहां पे जीतने जा रही है, लेकिन जब जमीन पर मैंने देखा तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मुकाबला जरूर था, कांटे का टक्कर दिखा। 10 लोगों से अगर बात किया जाए तो कहीं 6 लोग कांग्रेस के पक्ष में मिलते थे, कहीं पे 7 लोग बीजेपी के पक्ष में मिलते थे, कहीं पे 5-5 लोग कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में मिलते थे। तो उससे यह लग रहा था कि मामला 50-50 का है। जो माइक्रो मैनेजमेंट कर ले जाएगा वही सफल होगा। सबसे बड़ी चीज है कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब मैं गया तो मैंने तय कर लिया कि मैं न वहां किसी स्थानीय पत्रकार से पहले मिलूंगा, न वहां के बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जेजेपी इनेलो के किसी नेता से मिलूंगा। मैं सबसे पहले वहां के तमाम जातियों की जो तमाम अलग अलग तरह की जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचाने वाली जातियां नहीं हैं, जो ऐसी जातियां जो किसी पार्टी विशेष का जिन पे ठप्पा नहीं लगा है वोट बैंक होने का, तो ऐसी जातियों के बीच में जाऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि उनका मिजाज क्या है। क्योंकि होता क्या है, जब दिल्ली से पत्रकार निकलता है तो सबसे पहले जाके वहां के स्थानीय पत्रकारों से समझने लगता है, वहां के नेताओं से समझने लगता है। तो वो लोग जो उनकी विचारधारा होती है, जो उनकी सोच होती है, ऐसे ऐसे लॉजिक पेश कर देते हैं तो लगता है नहीं यार ऐसा ही हो रहा है। उससे क्या है, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग प्रभावित हो जाती है। और ज्यादातर यही पत्रकारों के साथ हो जाता है कि वो स्थानीय पत्रकारों के प्रभाव में आ जाते हैं, स्थानीय नेताओं के दावों के आधार पर आ जाते हैं। क्योंकि जो पत्रकार होता है वो तर्क शक्ति से लैस होता है, तो जाहिर सी बात है जो भी स्थानीय पत्रकार कुछ बताएगा तो वो बिना किसी लॉजिक के नहीं बताएगा। वो कह देगा ये जाति इस कारण से नाराज है, ये जाति इस कारण से नाराज है, जबकि हकीकत में कई बार वैसी चीजें नहीं होती। तो मैंने क्या देखा कि वहां पे जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि बीजेपी बहुत कमजोर है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। मैंने कई महिलाओं से बात की। मैं कुरुक्षेत्र के लाडवा अनाज मंडी में गया, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां पे कई महिलाएं मिली, दलित महिलाएं मिली। उनके नाम पे उनके जुबान पे मोदी का नाम था। हमने कहा आप क्यों वोट करेंगे? उन्होंने कहा कि सुरक्षा है, बच्चों की पिटाई नहीं होती है। पहले बच्चे जाते थे, ऊंची जातियों के, मजबूत जातियों के लोग पीट देते थे। आज गुंडागर्दी नहीं है, सम्मान है, सरकारी योजनाओं का लाभ बिना जाति देखे हुए हमको मिल जाती है। तो हम तो सरकार से खुश हैं। एक सरदार जी मिले, मुझे लगा सरदार जी किसान आंदोलन से प्रभावित होंगे। सरदार जी से पूछा मैंने कि क्या माहौल है, तो सरदार जी ने कहा कि भाई देखो, पहले तो दक्षिणी हरियाणा के लोग बनते थे सीएम, पहली बार बीजेपी ने हमारे उत्तर हरियाणा के व्यक्ति को सीएम बनाया है, सैनी को, इसलिए हम तो माहौल जी सैनी का है। इसी तरीके से मैं बहुत कुछ गांवों में गया। वहां पे जो गैर जाटो दलित हैं, धानुक हो गए, अन्य वाल्मीकि हो गए, ऐसी जातियों के लोग, बाजीगर समुदाय के लोग, उन्हें भी कहीं ना कहीं वो खुल के तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी बातों से ये स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि वो सरकार से नाखुश नहीं है। वो भले ये नहीं कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि सरकार ठीक चल रही है। तो सरकार ठीक चलने का मतलब यह है कि वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। जिस तरीके का भंडारा 6-6 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे चला, तो सवाल यह कि अन्न कहां से आ रहा था। सिर्फ फंडिंग का सवाल नहीं था। पैसे ठीक है, पैसे कहीं से भी आए वो अलग बात है। वहां के गांव के, हरियाणा के कई गांवों के किसानों ने हमको बताया कि किसान नेताओं ने गांवों से वसूली की। गांवों से लोगों से जो भी गेहूं चावल किसान आंदोलन के नाम पे लिए गए, बहुत सारे लोग देने के पक्ष में नहीं थे। तो जिस तरीके से मीडिया ने उस आंदोलन को पूरे हरियाणा या पूरे पंजाब के किसानों की आवाज के तौर पर पेश किया, वैसा नहीं था। बड़े किसान और छोटे किसानों की भी लड़ाई थी वहां पे। छोटे किसान खेत छोड़ करके जाने को तैयार नहीं थे, बड़े किसान बैठे थे। बड़े किसान का मतलब ऐसा है जिनके पास बहुत संसाधन है,
जो खुद अपनी खेती नहीं कराते वो मजदूरों से कराते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के नाम पर जो तमाम वसूली हुई लोगों से, उसमें चाहे अन्न के तौर पर चाहे धन के तौर पर तन मन धन से सहयोग करने तीन तरह से सहयोग करने के लिए कहा गया। तन से करिए, मन से करिए, धन से करिए। तन से करिए, आंदोलन बॉर्डर पर जाके बैठिए। धन से करिए, चाहे अनाज दीजिए, चाहे आप पैसा दीजिए, फंडिंग करिए। तो इससे भी एक बड़े वर्ग, किसानों के बड़े वर्ग में नाराजगी थी। वो किसान आंदोलन से न दिल से साथ थे न दिमाग से साथ थे। उनका यह मानना था कि ये राजनीतिक आंदोलन है। ये जिस तरीके से जाट आंदोलन 2016 में हुआ था, 2015-16 में हुआ था, उसी तरीके का पार्ट 2 था। भले ही दिल्ली का मीडिया उस चीज को न समझ पा रहा हो, लेकिन हरियाणा के लोग उस किसान आंदोलन के प्रभाव में बिल्कुल नहीं थे। यही वजह है किसान आंदोलन फेल हुआ। नंबर 2, जवानों का मुद्दा बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से जवानों का मुद्दा बनाया गया। बीजेपी ने जब वहां पे सर्वे किया तो ये था कि अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में नहीं है, लेकिन कांग्रेस चूंकि इस पे बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है और अग्निवीरों को बेरोजगारी से जोड़ रही है, हरियाणा के जवानों को एक भड़काने की कोशिश हो रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और उन्होंने हरियाणा की रैलियों में भी ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हम अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देंगे, उनको लोन देंगे। तो इस तरह से जवानों का जो मुद्दा था उसको भी बीजेपी ने बेअसर कर दिया। दूसरी तरफ 1,40,000 नौकरियां बिना पर्ची और खर्ची के बीजेपी ने दे दी। पहले यह होता था कि जैसे आरोप लगते थे कि एक जात में अगर आप पैदा नहीं हुए तो आपको सिर्फ 3 सरकारी नौकरी मिल सकती है। या तो आप चपरासी हो सकते हैं, या आप बस के कंडक्टर हो सकते हैं, या तो आप अधिकतम सिपाही हो सकते हैं, या तो आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आप IAS IPS बन जाइए, या तो नहीं तो आपको चपरासी रहना पड़ेगा। जो स्टेट सर्विसेज हैं वो आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है, एक बड़े नेता की सिफारिश होना जरूरी है, पर्ची पर उसके साइन होने जरूरी है। तो देखा जब 10 साल में करीब 1.5 लाख नौकरियां, 1,40,000 नौकरियां बिना किसी जाति भेदभाव की मिली, तो लोगों को लगा कि सरकार ने तो सिस्टम ही पूरा चेंज कर दिया। तो कांग्रेस ने जवानों के मुद्दे को जो बनाया, बेरोजगारी का या नौकरियों का जो मुद्दा बनाया, वो बूमरैंग हो गया, वो उल्टा कांग्रेस को ही भारी पड़ गया। तो भाजपा ने जवाब में पर्ची और खर्ची में हुड्डा के जमाने में नौकरियों के मुद्दे को उठा दिया। तो इस तरीके से जवानों का मुद्दा भी धराशायी हो गया। अब आते हैं पहलवानों के मुद्दे पे। बेशक पहलवानों के नाम पे एक हरियाणा में इमोशन रहता है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा देखा जाए तो ओलंपियन देता है। पहलवान ओलंपिक तक जाते हैं, मेडल जीत के लाते हैं, देश का नाम भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से विनेश फोगाट के नाम पे जिस तरीके से बहुत ही एक विक्टिम कार्ड खेला गया, का भी मुद्दा कोई वहां पे बड़ा नहीं था। और क्यों बड़ा नहीं था? इसलिए बड़ा नहीं था क्योंकि बीजेपी ने यह वादा किया था कि हम हर जिले में ओलंपिक की नर्सरी तैयार करने के लिए हम मैदान बनाएंगे। साथ ही मोदी जी लगातार एक रणनीति के तहत वो खिलाड़ियों से लगातार बात करते थे। ये जो प्रधानमंत्री आवास पे लगातार खिलाड़ियों से बुला करके बातचीत करना, ये ऐसे ही नहीं था। ये था कि सरकार किस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर संजीदा है, पहलवानों को लेकर कैसे संजीदा है। तो लगातार ये सिलसिला चला। आपको याद होगा जिस दिन चुनाव था, जिस दिन मतदान था, उससे ठीक एक दिन पहले देश का जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उनकी मां के हाथों बना चूरमा नीरज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के उपवास से ठीक पहले चूरमा खाया और उन्होंने कहा कि नवरात्र के उपवास से पहले ये उनका आखिरी अन्न था, उसके बाद उनका नवरात्र शुरू होने वाला था। तो इससे भी एक बड़ा मैसेज आता है कि भाई एक तरफ ऐसा प्रधानमंत्री है जो खिलाड़ियों से मिलता है, संवाद करता है, 1 घंटे 1.5 घंटे जो बात करते हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। ज्यादातर हरियाणा के ही खिलाड़ी होते हैं। तो सवाल यह है कि एक प्रधानमंत्री जहां हरियाणा, ज्यादातर जो ओलंपियन है वो हरियाणा के हैं, जब उनसे इतनी बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो दूसरी तरफ एक खिलाड़ी इतना विक्टिम कार्ड खेलती है। तो जो सिंपैथी था वो कोई विनेश फोगाट के साथ नहीं रहा। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे समीकरण थे जिसकी वजह से उनका एक मुद्दा बना और वो चुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन 6,000 वोटों से ही जीती। तो किसान, जवान और पहलवान का फार्मूला बुरी तरीके से वहां पे फेल हुआ।
वैसे देखिए, इस चुनाव के नतीजों को जाट बनाम गैर जाट के सतही विश्लेषण में तो हम ढाल सकते हैं। ये बात सच है कि जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे हुड्डा कांग्रेस बन चुकी थी, ये ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे कांग्रेस की फ्रेंचाइजी हुड्डा जी ने ले रखी हो, क्योंकि ज्यादातर क्या है, चाहे वो पार्टी की कैंपेनिंग हो, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब में हुड्डा जी की ही चल रही थी। तो उससे हुड्डा का मतलब था कि हुड्डा की जो पहचान थी जाट थी। ऐसा एक उनका पुराना बयान भी था कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। तो इन सब बयानों से एक वर्ग को लगा कि हुड्डा के आने का मतलब है कांग्रेस सरकार आएगी तो हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि सिर्फ जाटों की सरकार होगी। कुछ कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो जो 2 लाख नौकरियों का वादा है उसमें हम जो है अपने इलाके में सबसे ज्यादा नौकरियां देंगे, अपने लोगों को नौकरियां देंगे। तो उससे लोगों को लगा कि जो पर्ची और खर्ची का सिस्टम है वो कहीं वापस ना आ जाए। तो लोगों को लगा कि इससे बेहतर है कि हम ऐसी सरकार को चुने जहां पे किसी जाति का कोई असर ना हो। और आपको याद होगा कि हरियाणा में 2010 में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मिर्चपुर कांड हुआ था। एक गांव में एक विशेष डोमिनेटिंग कास्ट का एक, यानी आप जाट ही समझ सकते हैं, एक जाट व्यक्ति का दामाद दलित बस्ती से गुजर रहा था। रात में कुत्ते ने भौंक दिया, किसी दलित का कुत्ता था, और उसको लेकर कहा सुनी हुई। तो आरोप था कि वहां के जो दबंग जातियां थी, दबंग जातियों के जो लोग थे, उन्होंने दलित बस्ती पर हमला बोला, पिता और पुत्री को जिंदा जला दिया, और वो इतना मामला बना कि सैकड़ों झोपड़ियां फूंक दी गई थी। बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और उससे पहले एक दलित बालिका का, इससे पहले एक और घटना हुई थी किसी हिसार के ही किसी गांव में, जहां पे दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसमें भी दबंग जाति के लोग शामिल थे। तो लोगों को, और बीजेपी ने भी इन सब चीजों का अखबारों में विज्ञापन के तौर पर भी पेश किया। तो उससे जैसे एक माहौल बन गया कि अगर हुड्डा की सरकार आती है तो दलितों का उत्पीड़न स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा खामोश थी। कुमारी शैलजा इसलिए खामोश थी कि उनकी उपेक्षा हो रही थी। बीजेपी इसको भी मुद्दा बना रही थी। कांग्रेस की एकमात्र जो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, उनको कांग्रेस भाव ही नहीं दे रही है। तो ये ऐसे इश्यू थे। तो एक तो जाटों के खिलाफ, जाटों की प्रतिक्रिया में, जाट जिस तरीके से जाटों का बहुत कांग्रेस के पक्ष में मुखर थे, तो जो गैर जाट अन्य जातियां थी वो बीजेपी के पक्ष में प्रतिक्रिया में वो चली गई। इसके अलावा दलित सुरक्षा के नाम पे चले गए, सुरक्षा और सम्मान के नाम पे चले गए कि यहाँ पे सारी जातियों की, बीजेपी की जो 10 साल की सरकार है, किसी एक जाति का कोई वर्चस्व नहीं रहा, सारी जातियों की वहां पे सुनवाई हुई। तो सुरक्षा, शासन और सम्मान, ये 3 फैक्टर ऐसे रहे जो बीजेपी के पक्ष में वोटर्स को गोलबंद करने में सफल रहे। सबसे बड़ी चीज है, अब जो राजनीतिक विश्लेषक ये टीवी पे कहते सुन रहे हैं कि बड़े अप्रत्याशित रिजल्ट थे, हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है, जमीन पे तो कुछ और था। सवाल ये है कि जब आप चौराहे पे एक मुखर व्यक्ति से बात करेंगे, या तो वो भाजपा के पक्ष में बोलेगा या तो कांग्रेस के पक्ष में बोलेगा, तो सवाल है कि जो कोर वोटर है किसी पार्टी का वफादार वोटर है, वो कभी चुनाव नहीं जिताता है, वो तो केवल बेस तैयार करता है। चुनाव वो लोग जिताते हैं जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, जो किसी पार्टी के वोटर नहीं होते हैं। ऐसे वोटर गांवों में अपना काम कर रहे होते हैं, वो बोलते नहीं हैं, इसलिए नहीं किसी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, पता नहीं किसकी सरकार आ जाए और कोई रंजिश हमसे रखने लगे, मैं बता दूं, मैं इनको वोट दूंगा, पता लगा हमारे खिलाफ कोई पड़ जाएगा। वो बहुत कमज़ोर जातियां होती हैं जिन्हें साइलेंट वोटर्स बोला जाता है। वो किसी सरकार की योजना से लाभ हो करके या अपने व्यक्तिगत हित और अहित को देखकर वोट करती हैं। तो ऐसे वोटर तक कोई पहुंचा नहीं, ऐसे वोटर तक मीडिया का माइक पहुंचा नहीं, यूट्यूबर्स का माइक पहुंचा नहीं। और फिर जब नतीजे आ गए तो लोगों ने कहा कि हम तो समझ ही नहीं पाए, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बीजेपी ने ये खेल कर दिया। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव न लड़ती, निर्दलीय चुनाव न लड़ते तो कांग्रेस जीत जाती। अरे भाई, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव न लड़ते, आम आदमी पार्टी निर्दलीय चुनाव न लड़ते, क्या उनका वोट कांग्रेस को ही चला जाता? इसकी क्या गारंटी है? वो तो वोट तब बीजेपी को भी जा सकता था। इस तर्क से अगर देखें बीजेपी चुनाव न लड़ती तो कांग्रेस को सभी 90 सीटें मिल सकती थी। तो सवाल यह है कि बीजेपी की जो जीत है उसके पीछे के कारणों को समझिए, बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट को समझिए। किसी चीज को, किसी को क्रेडिट देने से आप मतलब पीछे मत हटिए, स्वीकार करिए, सच को स्वीकार करिए। नहीं तो बहुत सारे तर्क दे करके एक ये परसेप्शन चल रहा है कि बीजेपी को इस जीत का श्रेय न दिया जाए, बल्कि दूसरे कारण गिना दिए जाए, बीजेपी इस वजह से जीती।
तो मित्रों, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पे एक मेरा विश्लेषण था और आपसे रोज हम इस मंच पर मिलेंगे और हम ऐसा विश्लेषण आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे जो आमतौर मेन स्ट्रीम मीडिया या तमाम यूट्यूबर्स जिन बिंदुओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।